हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे जो हमारा रनिंग में चैप्टर है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका जो आज टॉपिक है वो है जॉन डाल्टन थ्योरी। तो आज हम डाल्टन थ्योरी करेंगे बच्चों पूरी, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ समझना है और जो मैं बोलूँ उसको अच्छे से समझना है बस, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके बच्चों, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक्चुअली ये थ्योरी जो साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, उसने दी थी 1808 में। ओके बच्चों, 1808 में इसको दिया था। एक्चुअली एटम से रिगार्डिंग सबसे पहले कोई थ्योरी पुट करने वाला साइंटिस्ट था ये जॉन डाल्टन, जिसने सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी पुट करी थी। पहला साइंटिस्ट था ये जॉन डाल्टन। ओके, इससे पहले एक महर्षि गंधर्व थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था थोड़ा बहुत, बट ये सबसे पहला साइंटिस्ट यही था डाल्टन। ओके, तो एक्चुअली इसने जो थ्योरी रखी थी जॉन, जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, इसके पॉस्टुलेट्स क्या क्या थे। पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे। इसकी थ्योरी जो इसने रखी उसमें क्या क्या बात इसने एटम के रिगार्डिंग हमें बताई। तो इसकी पहला स्टेटमेंट क्या था इसका, समझिए। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इसने क्या दिया था, इसने बताया था मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small indivisible particles। ओके बच्चों, इंडिविजुअल पार्टिकल। अब इसका मतलब समझो, ये जो पहला इसने स्टेटमेंट दिया था, यानी पहला पॉइंट जो रखा था अपनी थ्योरी में कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी कोई भी मैटर होता है वो जब मेडअप अप होता है, वो जब बनता है तो वो बहुत स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बनता है। इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब होता है जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, और उन्हीं इंडिविजुअल पार्टिकल्स को इसने क्या नाम दिया था बच्चों, उसने दिया था एटम्स। यानी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी आप किसी भी चीज को डिवाइड करते जाओ तो करते जाओगे, कोई भी मैटर है उस मैटर को आप डिवाइड करते जाओ, एक लास्ट पॉइंट ये आएगा, उसके बाद कोई एक ऐसा मतलब पॉइंट आएगा जहां पे वो चीज डिवाइड होना बंद हो जाएगी, वो डिवाइड नहीं हो सकती। उसी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को उसने क्या नाम दिया, एटम। यानी हम कह सकते हैं एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि ये डाल्टन्स का पॉइंट था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उसी तरह हम कह सकते हैं एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है बच्चों, एटम होती है। क्लियर। तो इस पहला पॉइंट का मतलब ये हो गया। उसके बाद देखो समझो, यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसने क्या रखा था, जॉन डाल्टन ने दूसरा पॉइंट रखा था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। अब देखो इस पॉइंट का मतलब समझो, इन ऑल रेस्पेक्ट का मतलब साइज की बात करो, ठीक, या शेप की बात करो, किसी में भी ईटीसी। यानी सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, साइज, शेप एटसेट्रा। यानी कोई भी एटम अगर वो सेम एलिमेंट से मिलके बना है तो वो हर रेस्पेक्ट में सेम होगा, चाहे हम उसके साइज की बात करें, चाहे उसके शेप की बात करें। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक पीस मैंने गोल्ड का लिया, दूसरा पीस भी मैंने गोल्ड का लिया, तीसरा पीस भी मैंने गोल्ड का लिया, एलिमेंट सेम रखना है बच्चों। तो गोल्ड के अगर 3 पीस लिए मैंने, तो मैं अगर उनकी शेप की बात करूं, उनकी साइज की बात करूं, वो हर तरीके से हर रेस्पेक्ट में वो कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि वो सेम एलिमेंट्स के हैं। तो सेकंड पॉइंट का मतलब यही है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, शेप, साइज, ईटीसी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ different elements have different masses, अब देखो बच्चों इस पॉइंट का मतलब समझो, इससे पहले पॉइंट से रिलेट करो सेकंड पॉइंट से। सेकंड पॉइंट क्या था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, साइज, शेप,
उसी तरह तीसरा जो पॉइंट है वो है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। अगर आपने दो डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं तो उनके जो मास होंगे वो डिफरेंट होंगे बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो सोडियम का लिया एक एटम, एक मैग्नीशियम ले लिया, तो सोडियम का मास कितना होता है 23, मैग्नीशियम का कितना होता है 24। तो अगर डिफरेंट एटम है तो उनका मास भी क्या होगा डिफरेंट, अगर सेम एटम है तो उनका मास क्या होगा सेम। तो तीसरा पॉइंट यही कहता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। ये तीसरी बात इसने बताई थी जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में। फोर्थ पॉइंट इसने क्या बताया था बच्चों, फोर्थ पॉइंट इसने बताया था कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that take place in a chemical reaction। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है बच्चों, यानी एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो पार्टिसिपेट कर रही है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या होती है, एटम होती है वो, ठीक। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिसिपेट कर रही है उसी को बच्चों एटम बोलते हैं। क्लियर, ये तो इसका फोर्थ पॉइंट हो गया था बच्चों। अब देखो फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इसका क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट इसका कहता है एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट, कुछ भी हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट, एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्लियर बच्चों। अब देखो इसका मतलब समझो, एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड। एटम चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, जब एटम 2 और मोर देन 2, ये भी यहां पे लिखना है 2 एंड मोर देन 2, यहां पे हम ओवरऑल पूरा स्टेटमेंट कह सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, और उसी कंपाउंड को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल बच्चों, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्लियर। यानी इसका पांचवा पॉइंट क्या कहता है डाल्टन्स की थ्योरी का, कि एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं, जब वो कंबाइंड होते हैं तो वो एक कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम, ये दोनों सेम एटम हो गए, जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे हाइड्रोजन का। ये देखो हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, जब दोनों कंबाइंड हो गए तो इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया हाइड्रोजन का, ठीक। तो सेम एटम हो गए, डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट का मतलब कि देखो एक हाइड्रोजन का एटम प्लस एक हाइड्रोजन का एटम प्लस एक ऑक्सीजन का एटम, ये तीन आपने कंबाइन कर दिए, एक हाइड्रोजन का एटम प्लस एक ऑक्सीजन का एटम, तो इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड फॉर्म कर लिया H2O, वाटर। तो ये है पांचवें पॉइंट का मतलब बच्चों, कि व्हेन 2 और मोर सेम और डिफरेंट एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। क्लियर, ये पांचवा पॉइंट इसने रखा था। और देखो 6 पॉइंट क्या कहता है बच्चों, 6 पॉइंट कहता है कि एटम कैन नाइदर बी created nor be destroyed। ये 6 पॉइंट था डाल्टन्स की थ्योरी का, ये छठवां पॉइंट था बच्चों, कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ना तो एटम को हम बना सकते हैं ना एटम को खत्म कर सकते हैं, ये कांस्टेंट होता है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको खत्म कर सकते हैं ना हम इसको बना सकते हैं बच्चों। क्लियर, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ये इसके 6 पॉइंट थे बच्चों। ये आपकी जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, ठीक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 6 पॉइंट थे जो मेन पोस्टुलेट हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो आपको ये सारे पॉइंट्स राइट डाउन करने हैं बच्चों। क्लियर, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, उसके बाद रफ करते हैं इसको। वेरी गुड।
अब देखो मैं इसको रब करता हूं, और अब मैं देखो अब क्या होता है बच्चों, कोई भी थ्योरी जब दी जाती है तो कुछ ऐसे उसके ड्रॉबैक्स होते हैं जिनको वो थ्योरी प्रूव नहीं कर पाती है। तो ऐसा ही कुछ डाल्टन्स के साथ हुआ था कि कुछ चीज ऐसी थी जो डाल्टन की थ्योरी प्रूव नहीं कर पा रही थी। डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी तो रख दी थी, लेकिन कुछ चीज ऐसी थी जो प्रूव नहीं कर पा रहा था डाल्टन, तो उनको हम बोलते हैं ड्रॉबैक या लिमिटेशंस भी बोल सकते हो। तो अगर क्वेश्चन आए कि लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी या ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, तो जो पॉइंट्स मैं अब लिखा रहा हूं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे हेडिंग लगाओ बच्चों, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके बच्चों, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखो इसका पहला ड्रॉबैक क्या था बच्चों, ये क्या काम नहीं कर पाया था। पहला ड्रॉबैक कि जो आपने पढ़ा था ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो पढ़ा था बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो इसमें इसने सारे लॉ, हमने कितने लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट पढ़ा था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल पढ़ा था, गैलो-सैक लॉ पढ़ा था। तो एक्चुअल में बच्चों हमने 5 लॉ पढ़े थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो डाल्टन्स ने क्या किया था, 4 लॉ को तो एक्सप्लेन कर दिया था। डाल्टन्स की जो थ्योरी थी वो 4 लॉज को एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो यहां पे आप लगाओगे बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन गैलो-सैक लॉ। ये जो गैलो-सैक लॉ था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये किसने एक्सप्लेन करा था, गैलो-सैक ने करा था, इसलिए उसको गैलो-सैक लॉ कहते हैं। कंबाइनिंग वॉल्यूम, हम उसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये भी बोल सकते हो कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। बट ये गैलो-सैक ने उसको एक्सप्लेन कर दिया था, इसीलिए उसको गैलो-सैक लॉ बोला जाता है बच्चों, ठीक है। बाकी के 4 लॉ इसने एक्सप्लेन कर दिए थे। तो ये पहला ड्रॉबैक हो गया इसका, यानी 4 लॉ इसने, टोटल क्या था केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने लॉ थे, 5, जिसमें से 4 एक्सप्लेन कर दिया था, 5वां ये कंबाइनिंग वॉल्यूम का एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बच्चों, क्लियर। अब देखो सेकंड ड्रॉबैक क्या था बच्चों इसका, सेकंड ड्रॉबैक क्या था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन। देखो हमने एक पॉइंट पढ़ा था पोस्टुलेट में कि एटम्स सेम और डिफरेंट जब कंबाइंड हो रहे थे तो वो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहे थे, यही तो पढ़ा था हमने। तो उससे रिलेटेड पॉइंट देखो कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम कंबाइंड। ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी जो एटम कंबाइंड हो रहे थे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम कंबाइंड क्यों हो रहे हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक। तीसरा इसका ड्रॉबैक क्या था, डाल्टन्स का तीसरा ड्रॉबैक समझो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स between atoms and molecules। What is the nature of binding force between atoms and molecules? तो बच्चों ये तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि what is the nature of binding force of between atoms and molecules, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है, जिस वजह से वो कंबाइंड होते हैं, जिस वजह से वो जुड़ते हैं, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा कौन सा फोर्स एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है जिसकी वजह से वो कंबाइंड हो रहे हैं, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये इसका तीसरा ड्रॉबैक था, क्लियर बच्चों। तो अब देखो इसका चौथा ड्रॉबैक क्या था, चौथा ड्रॉबैक क्या था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई different elements have different masses। फोर्थ पॉइंट देखो इसका फोर्थ पॉइंट का ड्रॉबैक क्या था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, यानी इसका चौथा पॉइंट ड्रॉबैक ये था बच्चों जो हमने अभी पोस्टुलेट में पढ़ा था। पोस्टुलेट में हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, यानी अगर एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उनके मासेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे बच्चों। लेकिन
क्यों होंगे, रीजन क्या है, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, कि डिफरेंट अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उसका मास डिफरेंट कैसे होगा, ये चीज को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बच्चों। तो ये इसके फोर्थ हो गए ड्रॉबैक्स, जिसको हम बोल सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। तो बच्चों आपके दोनों चीज क्लियर हो गई, आपके पॉस्टुलेट्स भी हो गए, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के जो पॉस्टुलेट थे, जो मेन पॉइंट्स थे वो भी क्लियर हो गए बच्चों, और आपका ड्रॉबैक्स भी क्लियर हो गया कि डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके ड्रॉबैक्स क्या थे या उसके लिमिटेशंस क्या थे, दोनों चीजें क्लियर हो गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, वेरी गुड। तो अभी इस वीडियो को मैं बाइंड अप करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी, अगला जो टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज उस मोल कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ओके बच्चों, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे। सो बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।